Hello everyone, I am Sonali, your EVS teacher and welcome to Fill a Form। आशा है सभी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, कुछ जुड़ भी गए होंगे। और जो एवरीडे हमारा एक रिचुअल होता है कि हम जुड़ते हैं क्लास में तो अपना एक अटेंडेंस शो करते हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर करिए जिससे मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। और जितने भी लोग आते जा रहे हैं वो एक बस अपना अटेंडेंस आप शो करते जाइए। माही जी गुड इवनिंग। और सो सॉरी ऑल ऑफ़ यू, लगातार 2 दिन आप लोगों की क्लास में नहीं ले पाई, बट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, वो भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। कई बार देखिए टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। और कल मैंने बहुत देर तक कोशिश की, लगभग 20-25 मिनट तक मैं बैठी रही और कंटिन्यू कोशिश कर रही थी कि कैसे भी कनेक्ट हो जाऊं, बट कुछ ऐसा इशू आ रहा था जो मैं उसको क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो यू ऑल आर एजुकेटेड, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोग टीचर्स ही हैं, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। और आज हम फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो ये टेक्निकल इश्यूज़ कभी कभार हो जाते हैं, जैसे कभी बहुत बारिश होती है तो वाईफाई का इशू हो जाता है, और कभी कुछ कुछ ऐसी इश्यूज़ होती है ना कि जैसे कल मैं आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी, तो ये दिक्कतें आती हैं। बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आगे ये चीज़ें ना हो, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए कीमती है। अभी मैं सोच रही थी कि हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता, बट फिर दिवाली की छुट्टियां पड़ेंगी तो थोड़ा सा हमारा डिले हो जाएगा, बट इट्स ओके, हम कवर कर लेंगे क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक जो है वो कवर होने ही वाला है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और थोड़ा टॉपिक के अंदर घुस करके उसको अंदर से खोदेंगे, कुरेदेंगे कि और अंदर क्या क्या है इसके। तो अभी हमें पहले तो टॉपिक को समझना पड़ेगा कि टॉपिक है क्या क्या, और फिर उसमें अंदर हम डीपली जाएंगे। तो देखिए फिलअप फॉर्म का आप देख रहे हैं कि ये फिलअप फॉर्म जो है इसमें हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं मंडे टू सैटरडे, और नेट की क्लासेस भी होती हैं, सीटेट की क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी सीटेट एचटेट की टीम है जो आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही है। और थैंक यू अंजलि जी, आपने समझा इस चीज़ को। और माही जी, वीर जी, सीमा जी, सभी को गुड इवनिंग। आप लोगों का साथ में जुड़ने के लिए, और बहुत बड़ी बात होती है विश्वास रखने के लिए, क्योंकि ये जो होता है कि हम कभी कभी नहीं आ पाते तो थोड़ा सा लगता है कि अरे ये टीचर तो क्लास ही नहीं ले रही है, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। फील होता है ये चीज़, क्योंकि भाई हम अपने सारे काम निपटा के और फिर बैठते हैं 1 घंटा हम अपना पढ़ाई के लिए, और फिर जब क्लास नहीं होती है तो सचमुच फील होता है ये चीज़। उसी तरह से एज अ टीचर मुझे भी फील होता है, जब आप टीचर खुद टीचिंग आप करेंगे, टीचिंग लाइन में आप आएंगे, तो अगर आपका एक भी दिन ख़राब होगा ना तो आप भी इस चीज़ को फील करेंगे कि ओह आज मैं नहीं जा पाई स्कूल, या आज मेरी क्लास नहीं हो पाई। तो आप भी फील करेंगे इस चीज़ को, और सेम फीलिंग मैं भी कर रही हूँ। तो कई लोग टीचिंग कर रहे होंगे तो वो समझते हैं इस चीज़ को, अच्छी बात है। और देखिए एक बहुत बड़ा भरोसा जो है ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, जो अच्छी बात है कि आप लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल। और ये हमारी जो टीम है इससे मिल लेते हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं रोज़ एक बार ये बता देती हूँ कि वर्षा मैम जो हैं सुबह स्टार्ट करती हैं 9 o'clock से। सोशल स्टडीज़ की क्लासेस सब 1-1 घंटे की क्लास होती हैं। चंद्रशेखर सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं जो 10 बजे हमारी क्लासेस लेते हैं, 10 to 11। सुखवंती मैम 1 PM से लेती हैं, 1 to 2 PM इंग्लिश की क्लासेस। CDP में रितु मैडम लेती हैं 3 to 4 PM। और आरती मैडम हमारी हिंदी की क्लासेस लेती हैं जिसकी टाइमिंग है 10 to 11 PM। लेकिन जो आपको EVS पढ़ाती हैं वो आपके अभी साथ क्लास में हैं, दैट इज़ सोनाली। और मैं आपकी EVS टीचर हूँ, और मेरी जो क्लासेस हैं वो 6 to 7 PM एवरी मंडे टू सैटरडे रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और हमारी ये जो क्लासेस हैं सीटेट की, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है। और जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आप जुड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कल हमारी फिर से गूगल मीट एक होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरी वेडनेसडे आप लोगों की एक गूगल मीट करें, जिसमें जो भी आपकी क्वेरीज रहती है आप उसको पूछते हैं और हम उसके जो सोल्यूशन होते हैं वो आपको देते हैं। या हमें कोई और आप सजेशंस देना चाहते हैं तो वो सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं।
ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल, बहुत अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत बच्चों की जो क्वेरी थी, आज हमारा जो है ये ट्रेवल पार्ट 4 है टॉपिक, तो ये आपने देख लिया। और बहुत बच्चों की क्वेरी ये थी कि सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ तक है, कहाँ तक हमने किया है, क्या पढ़ा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा था कई लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग बीच में जुड़े हैं हमारे साथ, बिल्कुल शुरू से नहीं थे। जो शुरू से हैं उनको सब पता है कि कौन कौन सी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं और क्या चल रहा है। मैंने टेलीग्राम पे भी ये भेजा था आप लोगों को सिलेबस, बट टेलीग्राम पे मैं देखती हूँ कि बहुत कम लोग ही वॉच करते हैं, तो आप लोग देखिए उसमें, और अपने कुछ प्रॉब्लम उसमें भी आप मुझे लिख करके सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़रूर देखूँगी उसको। और आप लोगों को प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट उसमें भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आप देखिए कि उसमें एवरीडे हम जो क्लास की लिंक होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और कभी कोई मुझे मैसेज आपको देना होता है तो मैं उसमें वॉइस मैसेज ज़रूर डालती हूँ। जैसे कल की हमारी क्लास नहीं हो पाई तो मैंने उसमें वॉइस मैसेज छोड़ा था कि मैं क्लासेस नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर उसमें ज्वाइन करें, ताकि एवरीडे आपको नोटिस जो भी रहता है सारी कुछ उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा सिलेबस हम एक बार शुरू से समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, ईवीएस का जो हमारा पेपर 1 का सिलेबस है, इट इज़ फॉर पेपर 1, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर 1 जो है वो क्लास 1 to 5th होता है, और फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसके सब टॉपिक हैं 4: रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इज़ फूड, दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड वन इज़ वाटर, तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है जल से रिलेटेड, पानी, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज़ शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ट्रेवल जो है अभी हमारा चल रहा है, आज हमारा 4th पार्ट इसका है, जो कि लास्ट पार्ट है। और थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीज़ें हम करते हैं और बनाते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। इसमें बहुत कुछ है समझने को, और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है अब रह जाएगा। बट आज हमारा ट्रेवल पार्ट 4 होगा, और कल हम 1-2 दिन और जो क्लासेस हमारी होंगी वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर होंगी। हमारी जो पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, जो बहुत ऐसे फेमस पर्सन्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स करके उसमें दिखाना चाह रही थी कि किस किस तरह के क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। तो अभी हम जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसको आफ्टर दीपावली हम करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेवल जो है हमारा आज पार्ट 4 है, लास्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप सभी को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अभी तक हमने ट्रैवलिंग किस किस तरह से हो सकती है ये सारी चीज़ें देखी थी। और हाँ, लास्ट क्लास में फ्राइडे को मैंने आप सभी से पूछा था कि एक क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है। वो ये बताना था कि बछेंद्री पाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, है ना। तो सूफिया जी और कुंदन जी, निधि जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये था कि मैं नेक्स्ट डे आप लोगों से पूछूंगी कि बछेंद्री पाल जो हैं कब एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उन्होंने चढ़ाई कब की थी। तो ये आप लोगों को आज बताना है। तो किनको किनको याद है कि मैंने क्या कहा था, ये 2-3 दिन लगातार छुट्टी पड़ गई थी। तो आंसर कौन कौन करेगा, देखें किसको किसको याद है, फटाफट आंसर करिए। आज क्वेश्चन आंसर से ही स्टार्ट किया जाएगा। फटाफट आंसर करिए कि बछेंद्री पाल जब एवरेस्ट पर चढ़ी थी उस दिन कौन सी डेट थी और ईयर कौन सा था। माही जी, आपका डिजिट उल्टा हो गया है। निधि जी का राइट है, दैट इज 1984, और डेट थी 23 मई, ठीक है, 23 मई 1984 इसकी एक्चुअल डेट है। ये कहीं आप लोग नोट डाउन करके भी रखिए, मे बी कभी ये भी पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं एक बार और आप लोगों से रिपीट करके बता देती हूँ, 23 मई 1984, 23 मई 1984, दैट इज़ राइट आंसर, ठीक है। ये आप नोट करके रखिए। हाँ जी, 84 है। और इट्स ओके माही जी, गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, आप लोगों के लिए अब मैं 4 लाइन तो बोल के रहूँगी जो आपको सुनना होगा कुछ मोटिवेशन के लिए। दैट इज़, ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है।
ठीक है। तो ज़िंदगी में आपके कितने भी टेंशन हो, अपनी मुस्कुराहट मत छोड़िए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जो कठिन समय है वो भी आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए बिताइए और खुश रहिए हमेशा। और देखिए कि आपका जो कठिन समय है वो भी आपके मुस्कुराने से अच्छे पलों में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ट्रैवलर्स के बारे में तो हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ ट्रैवलर्स। देखिए, ट्रैवलिंग हम किस किस तरह से करते हैं देख लिया हमने कि बहुत तरह की ट्रैवलिंग होती है। तो ट्रैवलर्स भी बहुत तरह के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह का कोई ट्रैवलर होगा जो बस यहाँ से वहाँ चला जाएगा, घूम करके शॉपिंग करके वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ट्रैवलिंग के भी, जो ट्रैवलिंग करने वाले होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके भी टाइप होते हैं, तरह तरह के ट्रैवलर्स होते हैं। तो देखिए, इसमें 4 टाइप ऑफ ट्रैवलर्स होते हैं। एक होता है एडवेंचरस, जो कि एडवेंचर करता है, मतलब कुछ साहसिक, कुछ ऐसा करेगा जिसमें उसको, मतलब वो मज़ा करेगा, जहाँ पे कुछ उसको जैसे कि बंजी जंपिंग कई लोग आप देखे होंगे करते हुए, तो वो एक पहाड़ से छलांग मारते हैं, तो एक साहसिक वो खेल हुआ है ना, दैट इज़ द टाइप ऑफ गेम। तो वो करते हैं कि उसमें एक साहसिक आपको प्रदर्शन करना है। उस तरह से जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो भी कुछ इस तरह के होते हैं कि वो कुछ साहसिक काम उसमें करते हैं। जैसे कि बहुत ऊंचे पहाड़ को चढ़ना, ये एक साहसिक एडवेंचर वाला हुआ। उसके बाद एक्सपेंडिशन मेंबर्स होते हैं। जैसे कि क्या होता है, किसी अभियान के तहत कोई मेंबरशिप लेके रखा है, मतलब ये कोई ऑफिशियल आपका हो सकता है या कोई रिसर्च ग्रुप हो सकता है, कोई भी तरह का आपका अभियान चल रहा है, उसके जो सदस्य होते हैं वो अभियान के कारण वो जाते हैं वहाँ पे। और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रैवलर। ये लॉन्ग टर्म ट्रैवलर भी किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये एडवेंचरस भी हो सकते हैं, ये आपके किसी अभियान के सदस्य भी हो सकते हैं, और ये कोई स्पेशल काम के कारण भी जा सकते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि ट्रैवलर विद स्पेशल नीड, ये जो लास्ट वाले हैं ये किसी आवश्यकता के कारण जाते हैं। जैसे कि या तो इनको कोई खरीद बिक्री करनी हो, ज़्यादातर मतलब बिजनेस ट्रिप होती है इनको, तो ये तब यात्रा करने के लिए इनको जाना पड़ता है। कुछ इस तरह के वहाँ काम करने पड़ते हैं कि वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ लानी होती है, यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ ले जानी होती है, तो इनका काफ़ी कभी कभी लंबा ट्रिप भी होता है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेवलर में आ जाएंगे, जो कि स्पेशल नीड के कारण है। तो इस तरह से इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। तो एडवेंचरस जो होंगे वो किसी ना किसी तरह का साहसिक करेंगे। जैसे आप कई बार देखते होंगे नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स वगैरह में कि उन लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ चल रहे हैं, और कई बार ऐसी ऐसी नदियों पे उन लोग मतलब सफ़र करते हैं जहाँ पे दूर दूर तक या तो समुद्र में है, दूर दूर तक उनको किनारा नहीं मिलता है। वो दिखाते हैं कि बहुत दूर कोई द्वीप है, वहाँ हम जाएंगे। तो ये एक साहसिक यात्रा हुई, क्योंकि आपके पास क्या है, बहुत सारे क्या आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली है उस सफ़र के दौरान। तो ये एडवेंचर करने वाले होते हैं, इनको अच्छा लगता है उस तरह से परेशानियों को झेलना, कुछ नए नए तरह के एक्सपीरियंस करना इनको पसंद होता है। तो ये कोई ये अपनी मतलब एक तरह से खुशी के लिए, एडवेंचर पाने के लिए ये जाते हैं। एक्सपेंडिशन वाले तो होते हैं कि भाई कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी तरह का, इसमें अलग अलग तरह के बहुत तरह के खोज हो सकते हैं। वो रिलेटेड टू पेड़ पौधे वाले हो सकते हैं, कुछ पेड़ पौधों के बारे में खोज कर रहे हों, किसी तरह के एनिमल के बारे में वो खोज कर रहे हों, जंगलों में और भी कई तरह के इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में वो पता कर रहे हो। तो ऐसे अलग अलग बहुत होते हैं। वो अभियान के सदस्य होते हैं, ठीक है। उसमें एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, कई कई बार बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और लंबी अवधि की तो आप समझ ही रहे हैं, और विशेष आवश्यकता वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ तक ये आप लोगों को टॉपिक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हमारे जो फेमस ट्रैवलर्स हैं वो कौन कौन हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में बाहर के देशों से आए हैं, और यहाँ के बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बताई भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ से उन्होंने ग्रहण किया है अपने अंदर और अपने देशों में फॉलो किया है। और कोई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर की कुछ अच्छी चीज़ें लाके हमारे देश में उन्होंने दिया है। तो हर तरह के लोग हमको मिलेंगे, है ना, जो कि हमारे देश से कुछ अच्छी चीज़ें अपने देश में ले जा चुके हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें अपने देश की हमारे देश में भी ला करके उन्होंने दिया है। ठीक है, हाँ, माही जी का आंसर राइट है कि चुनौतीपूर्ण यात्रा, यस, चुनौती, उनको चुनौती रहती है, कुछ अच्छा करने की एक रहती है कि हम कुछ ऐसे काम करें जिसमें कई सारी चुनौतियां हों। बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये होता है कि जो आप साथ साथ ये आंसर करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा आपका आंसर 1-2 मिनट लेट आता है मेरे पास, तो
इसलिए इट्स ओके, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। बट ताजमल जी गुड इवनिंग, राम प्रवेश जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे फेमस ट्रैवलर कौन कौन से हैं। तो देखिए मेगस्तीन जो है ये हमारे फर्स्ट ट्रैवलर का नाम है, और ये जो है ये आए थे यूनान से। ठीक है, तो ही केम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना ही होगा नाम। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के शासक थे, और चाणक्य का भी नाम सुना होगा, उनके जो साथ में थे सलाहकार जो उनके थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये उस समय की बात है, वो तब आए थे हमारे देश में, काफ़ी पुराने समय की बात है। ही हैज़ रिटन अ बुक नेम्ड इंडिका, और इन्होंने उस समय बुक भी लिखी थी हमारे देश के बारे में। तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के बाहर से लोग आते थे और हमारे देश के बारे में कुछ चीज़ें लिखते थे। मोस्टली बुक्स में अच्छी चीज़ें ही लिखी जाती थी। ही केम फ्रॉम ग्रीस, वो कहाँ से आए थे? ग्रीस। ग्रीस को हिंदी में यूनान भी कहा जाता है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में वो ग्रीस लिखा हुआ रहेगा और हिंदी में वो यूनान होगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मेगस्तीन वॉज एन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन, ये एक क्या थे? यूनानी जो थे हिस्टोरियन थे, मतलब इतिहासकार थे। डिप्लोमेट एंड इंडियन ऑर्थोनोग्राफर थे ये, मतलब इसको कहा जाता है सामंत एक तरह से जो वहाँ के आते हैं उस तरह के लोग थे, है ना। और एंड एक्सप्लोरर इन द हेलेस्टिक पीरियड, ये आए थे हमारे देश में बहुत पुराने समय में 305 ईस्वी पूर्व हमारे देश में आए थे। ठीक है, और इनकी इच्छा क्या थी कि अपने जो देश का एक्सपेंशन है वो हमारे देश से जोड़ करके कर लें, मतलब हमारे देश पर आक्रमण भी करना चाह रहे थे, ये राज्य विस्तार क्योंकि करना चाहते थे। तो ऐसे लोग भी होते थे कि जो कई बार अच्छे बन के भी आते थे देश में, और फिर देश को देख करके उनके मन में लालच जग जाता था कि देश जो है बहुत संपन्न है, क्योंकि इंडिया जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा संपन्न देश था। तो इनकी ऐसी इच्छा हो जाती है कि हमारा राज्य का विस्तार हो जाए, थोड़ा सा एक्सपेंडेशन हो जाए, और फिर क्या करें हम ये अपने मतलब देश में ही इसको मिला लें। तो राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था, पर क्या हुआ, उनको संधि करने पर विवश होना पड़ा। ही डिसाइडेड इंडिया इन हीज बुक इंडिका विच इज़ नाउ लॉस्ट। अब वो क्या है, वो जो एक बुक उन्होंने लिखी थी वो तो खो चुकी, ठीक है, बट हैज़ बीन पार्शियली रिकन्स्ट्रक्टेड, उसको फिर से थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में फिर से बनाया गया उस किताब को, फ्रॉम लिटरली फ्रेगमेंट्स फाउंड इन लेटर ऑथर्स दैट क्योटेड हिज वर्क। तो देखिए उसको फिर से थोड़ा मोड़ा करके जोड़ जाड़ के उस किताब को बनाया गया था, लेकिन क्या है कि इन्होंने देश पे आक्रमण करने की सोची थी। ठीक है, हाँ, सोने की चिड़िया थी हमारा देश, तो बहुत बार आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो संधि उनको लेकिन बाद में करने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि संधि के अनुसार मेगस्तीन नाम का जो राजदूत था चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब चंद्रगुप्त को तो आप सब आपने नाम सुना ही है। तो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये कोई छोटे मोटे राजा थे नहीं कि इनके ऊपर कोई भी हमला कर देगा और पूरा राज्य हड़प लेगा, वो भी चाणक्य के रहते हुए। तो इस तरह के जो लोग हैं ये हमारे देश पर कई बार आक्रमण करने की कोशिश करते थे और कई बार विफल भी हो जाते थे, असफल रहते थे। तो वो जो हैं, कई हैं अच्छे लोग भी आए हमारे देश में और कई इस तरह के लोग आए जिन्होंने आक्रमण करना चाहा, पर इन्होंने हमारे देश के लिए मतलब देश के जो भी यहाँ के लोग थे उनके हिसाब से एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मेगस्तीन थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो ये आपको याद रखना है इसमें एक पॉइंट कि इंडिका, ठीक है, उस बुक का नाम था इंडिका। और वो बुक जो है क्या हो गई थी, लॉस्ट भी हो गई थी, लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, फिर से तैयार किया गया, उसको जोड़ जोड़ करके उसको फिर से पार्शियली तैयार किया गया, मतलब टुकड़ों में उसको फिर से जोड़ा गया। ये आक्रमण करने के उद्देश्य से आए थे, और ये कहाँ से आए थे, ये ग्रीस से आए थे, ठीक है। तो और वहाँ के ये राजदूत थे, मतलब राजा के भेजे हुए एक दूत थे। राजा लोग पहले क्या करते थे, अपने दूत भेजा करते थे और उनको बोलते थे कि आप जाइए और जा कर के उनको बात करिए कि हमारे जो राजा हैं वो आप पे आक्रमण करना चाहते हैं।
तो आप अगर सीधे सीधे मतलब राज्य उनके हवाले कर देंगे तो इतने लोगों का जो है मौत होती है, जो आक्रमण होता है, वो सब चीज़ों से ये बच जाएंगे। तो अगर राजा एग्री हो जाता है कि भाई सामने वाला बहुत पावरफुल है, तो वो क्या करता है, सरेंडर कर देता है, झुक जाता है कि नहीं भाई आप हमारा देश ले लीजिए, और हमारे देश में मारा पीटी नहीं होनी चाहिए, लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। और कई बार कमज़ोर राजा जो है वो क्या कर देते हैं, अपना मतलब सरेंडर कर देते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं माना, और इस तरह से सरकमटेंसेस बना दिए, इस तरह से वहाँ की सिचुएशन क्रिएट कर दी, ऐसे आसपास के जो माहौल है इस तरह से क्रिएट कर दिए कि इनको संधि करने पर विवश होना पड़ा। मतलब नहीं, युद्ध नहीं होगा, इस बात पे विवश होना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका मेगास्तीन के बारे में हो गया। सेकंड जो हमारे हैं वो है फाहियान। इसके बारे में कॉमिक्स वगैरह में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, यूनान से थे निधि जी। और मेगास्तीन के बारे में, हाँ ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड जो हमारे ट्रेवलर हैं, ही इज़ फाहियान। तो ये एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे। कई बार आप लोगों ने किताबों में और ऐसे टीवी वगैरह में भी इनके बारे में काफ़ी दिखाया है। पहले पहले जो डीडी चैनल होता था, दूरदर्शन होता था, उसमें भी इन सब के बारे में दिखाया करता था एज अ डॉक्यूमेंट्री, छोटी छोटी फिल्म्स दिखाई जाती थी। अब तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं टीवी में। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बहुत कम चैनल्स में दिखाई जाती हैं। अगर एक आप लोगों को ये भी मैं बता रही हूँ, एक चैनल आता है, वो आप टीवी पे देख सकते हैं, एपिक एक चैनल आता है। तो जिनके जिनके पास भी वो चैनल अवेलेबल होगा, एपिक चैनल, वो आप ज़रूर देखें। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हैं जो आपके सब्जेक्ट से भी रिलेट करेंगी। उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में दिखाता है। और जैसे इंडियन फूड्स के बारे में उसमें आप जानेंगे, जो हमारा फूड रिलेटेड टॉपिक है उसके लिए वो काम आएगा। उसमें ट्रैवलिंग के बारे में दिखाता है, तो वो चीज़ें भी आपके काम आएंगी, और बहुत अच्छे ढंग से उसमें दिखाता है। तो मैं अक्सर वो देखा करती हूँ, मुझे पसंद भी है। तो वो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट उसमें आएगा, और बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं जो हमें उसमें मालूम चल जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा चैनल है। बाकी तो देखिए आजकल जो टीवी चैनल्स हैं उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कोई रिलेट नहीं करती हैं। और हमेशा एक और चैनल जो आपको मैं बोलती हूँ कि आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक चैनल, एनिमल प्लेनेट, ये सब जो चैनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको कई तरह के मतलब नॉलेज देने वाले चैनल है ना, इंस्पायरिंग चैनल हैं, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो जो फाहियान थे, ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रेवलर। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ये आए थे। और हीज अकाउंट टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ पीरियड। देखिए ये जो है फाहियान एक चीनी यात्री थे। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। उनका खाता उस अवधि की स्थिति के बारे में बताता है। मतलब उनके पास क्या होती थी, पहले जो ट्रेवलर्स होते थे वो अपने पास कुछ रिटर्न नोट्स भी रखा करते थे। उन्होंने कहाँ कहाँ वो गए, क्या किया, इन कई चीज़ों को वो नोट डाउन करके ट्रेवलर्स रखा करते थे, एक डिटेल बना के रखते थे। जैसे अभी भी कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है। कई लोग होते हैं कि वो डेली डायरी लिखते हैं, कहीं घर में उन्होंने क्या क्या किया वो लिख के रखते हैं। कुछ ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने पास नोट डाउन करते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ वो गए, किस किस रास्ते से गए और कितना समय लगा, वहाँ खाने में क्या स्पेशलिटी है, इन चीज़ों को लिख के रखते हैं। तो ये जो ट्रैवलर्स थे ना, ये सब डिटेल्स लिख के रखने वाले इस तरह के थे कि इनके जो खाते होते थे, खाता मतलब ये कॉपी जैसा एक अपने पास रखते थे जिसमें सारा कुछ नोट डाउन करके रखे थे। तो इनके जो खाते मिलते हैं उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि उस अवधि में ये आए थे इंडिया। उसके बाद है फैक्सिकन ऑल्सो रिफर्ड टू फाहियान, फाहिसन एंड सेही वॉज चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे एंड ट्रेवलर थे हु ट्रेवल्ड बाय फुट फ्रॉम चाइना टू इंडिया टू एक्योर। देखिए ये ऐसे मतलब बौद्ध भिक्षु थे, इस तरह के संत थे। आपका जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क का हिंदी वर्ड होता है संत, जो होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु, संत, साधु जो होते हैं, इनको लिए मॉन्क वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। तो इनको फैक्सियन को फाहियान, ये इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्सियन को ही फाहियान, हसियन और सेही के रूप से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि उनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वो कहाँ से आए थे, कैसे ट्रैवलर थे, वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके इस तरह से बन सकते हैं
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताते भी रहिएगा। और थोड़ा सा आप लोगों का मैसेज भी मैं देख लेती हूँ। कुछ मैसेजेस आपको कुछ पूछ तो नहीं रहे हैं आप लोग चाणक्य की वजह से? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये एक चीनी यात्री थे, चाइनीज़ ट्रेवलर थे। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वो कहाँ से आए थे यात्रा करने, और सबसे बड़ी बात है कि ये पैदल यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कि ये हाथ में एक छड़ी रखे हुए हैं और इन्होंने पैदल यात्रा की थी। ठीक है, चाइना से आए थे, पैदल यात्रा किए थे, और इनके नाम जो हैं वो फैक्सियन, फाहियान, फा हसियन और सेही के रूप में जाना जाता है। ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सब कुछ आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। तो ये जो है उनके अलग अलग नाम हैं जिसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक इस टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, और इसी को ही घुमा घुमा के भी पूछ सकता है। जैसे कि लिखेगा कि फैक्सियन जो है किस चीनी यात्री का नाम था, अब उसमें कुछ लोगों के नाम दे देगा जिसमें फाहियान का नाम होगा, तो ये क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई फैक्सियन जो है वो फाहियान का ही एक नाम है, इस नाम से वो जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 तरह से घुमा करके पूछा जाता है। हाँ, कई ऐसे हैं। देखिए, एक आ रहा है, कमेंट आ रहा है आपका कि एनसीईआरटी किताब में इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, सेकंड पेपर में होंगे मालूम नहीं। हाँ, कुछ लोगों का देखिए है नहीं, लेकिन इनकी सेकंड पेपर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो सेकंड पेपर में है, और कई बार ये फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं चीनी यात्री हैं, इनके बारे में ऐसे भी जो ट्रैवलर्स हैं उन वाले कॉलम में देखते हैं तो ये है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस इनके बारे में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसको रिलेट कर देंगे चंद्रगुप्त के साथ, फाहियान अलग से नहीं करेंगे तो इसको चंद्रगुप्त के साथ ऐड करके पूछा जा सकता है। तो ये तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे, और इसको फर्स्ट पेपर में भी वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वेन सांग। ये भी चीनी यात्री थे। इसके बारे में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि फाहियान और वेन सांग ये भी चीनी यात्री थे। ठीक है, और इन्होंने जो है हर्ष शासन, जो हर्ष लोगों का जो शासन था उस टाइम पे ये आए थे। वेन सांग इनका नाम है। इंग्लिश में आप देखेंगे कि टी और फिर ऐसे एन जी, इसका जो सांग लिखा हुआ है टी साइलेंट है। ठीक, तो ही वॉज ऑल्सो चाइनीज ट्रेवलर, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग रीजन ऑफ हर्ष, मतलब हर्ष का जब शासनकाल था दौरान, उस टाइम पे फिर आए थे। ही स्टडीज़ इन नालंदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये आप सभी जानते हैं बिहार में सिचुएटेड है। ही वॉज बुद्धिस्ट मॉन्क, ये भी कौन थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और व्हेन ही व्हेन वॉज ह्वेन सांग विजिटेड इंडिया, जब वो आए थे वहाँ पे इंडिया पे, तो वो क्या थे, एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आए थे। कब आए थे ये, तो 637 ईस्वी में ये आए थे, एडी 637। वेन सांग स्टार्टेड फ्रॉम लुम्बिनी, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, लुम्बिनी से, एंड हेडेड टू कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्रा मतलब जिसको पटना कहा जाता है, एंड बौद्ध गया। ही ऑल्सो विजिटेड चंपा मोनेस्ट्री इन भागलपुर, दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बिहार। तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ हिंदी में भी कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, बौद्ध भिक्षु थे। वेन सांग कब आए थे भारत में, तो 637 ईस्वी में आए थे। उनकी जो यात्रा है वो लुम्बिनी से शुरू हुई थी, और कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र जिसको पटना कहा गया है, और बौद्ध गया की ओर ये बढ़ गए। उन्होंने भागलपुर में चंपा मठ का दौरा भी किया था। ठीक है, ही स्पेंट अबाउट 5 ईयर्स नालंदा, 5 साल वो कहाँ रहे, नालंदा में रहे। द देन ग्रेट इंडियन यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है, ये आप बता सकते हैं। अच्छा, मोनेस्ट्री के बारे में आपको पूछ सकता है कि जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ है, तो दैट इज़ सिचुएटेड इन भागलपुर। चंपा मठ जहाँ पे वो गए थे वो कहाँ, नाम दे सकता है कि चंपा मठ जो है वो कहाँ है, तो भागलपुर में वो सिचुएटेड है। और ये कहाँ से आए थे, चीनी यात्री थे। हाँ, चीन से आए थे, चीनी यात्री थे और बौद्ध भिक्षु थे। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन इसमें से भी आपके बन सकते हैं।
हाँ, सभी होंगे, टेस्ट आपके होंगे, पहले आप टॉपिक कवर करिए, उसके बाद तो आपके टेस्ट वगैरह सब चलेंगे। अब नेक्स्ट है आपका अल बरूनी, इसके बारे में पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। अल बरूनी जो है, ही केम विथ महमूद ऑफ गजनी, ही बिलोंग टू उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मैंने आपको बताया भी था, जो आप लोग रिवर वाला जो पढ़ रहे थे उसमें, जो सागर के बारे में सॉरी आपने पढ़ा था, उसमें उज्बेकिस्तान को आपको मैंने नक्शे में दिखाया भी था, मैप में। तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था, नाम आप लोगों ने सुना है, पृथ्वीराज चौहान की बात आ गई यहाँ पे। वह उज्बेकिस्तान से थे। ही हैज़ रिटन तहकीके हिंद, इन्होंने क्या लिखा था, तहकीके हिंद। और एक और बुक इन्होंने लिखी थी, किताब उल हिंद, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सी दो किताब लिखी हैं, तो कोई भी दो किताब अलग अलग दे देगा और ये दो किताबों के नाम दे देगा कि तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। तो ये किसने लिखा है, अल बरूनी ने लिखा है। ही गेव डिस्क्रिप्टिव अकाउंट अबाउट वाटर बॉडीज, और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें यहाँ की जो नदियों वगैरह के बारे में है उसकी यहाँ पे विवरण दिया गया है, जानकारी दी है। ही गेव डिस्क्रिप्टिव अकाउंट अबाउट वाटर बॉडीज, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, यहाँ के जितने तरह की वाटर बॉडीज हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें अल बरूनी ने क्या बताया है, जल निकायों के बारे में, नदियों के बारे में, तालाबों के बारे में वर्णन किया है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि उन्होंने, मतलब अल बरूनी ने किसके बारे में अपनी बुक में लिखा है। तो किसके बारे में लिखा है, जितने भी जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज़ के बारे में लिखा है। हो सकता है कि ऑप्शन में दे देगा कि इंडियन कल्चर के बारे में लिखा है, फूड के बारे में लिखा है, वहाँ का नदियों के बारे में लिखा है, या वहाँ के भाषा के बारे में लिखा है, कुछ भी लिख सकता है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो अल बरूनी है उन्होंने जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, नदी, तालाब आदि, झील वगैरह के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका इसी में कि बरूनी, अल बरूनी वॉज वेल वर्स्ड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड नेचुरल साइंस एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज हिस्टोरियन, क्रोनोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट, ठीक है। तो उन्होंने खुद को इतिहासकार, मतलब वो क्या थे, जो अल बरूनी थे वो भौतिकी को बहुत अच्छे से समझते थे, गणित को भी समझते थे बहुत अच्छे से, और खगोल विज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझते थे। प्राकृतिक विज्ञान में अच्छी तरह से वो वाकिफ थे, और उन्होंने खुद को एक इतिहासकार, कालक्रमविद, मतलब लोगों के काल के हिसाब से किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में, और भाषाविद के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया था, ठीक है। खुद को, अपने आप को प्रतिष्ठित किया था, बताया था कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो एक इतिहासकार है, कालक्रमविद है, भाषाविद है। लिंग्विस्ट मतलब भाषा के बारे में जो जानता है, और ये लोग कई लैंग्वेजेस जानते थे। सबसे खास बात होती थी इनकी कि ये जहाँ जहाँ जाते थे एक्सप्लोर करने, खोजबीन करने, वहाँ की भाषा को बड़े जल्दी सीख लेते थे, वहाँ के कल्चर को समझ जाते थे कि किस तरह के लोग वहाँ पे क्या भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को ये अच्छे से समझते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल बरूनी के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारे टॉपिक में है। नेक्स्ट है इब्न बतूता, और इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। हाँ जी, ये एनसीईआरटी में है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तभी मैंने ये सब टॉपिक शामिल किए हैं, क्योंकि ट्रैवल आपका जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये ग्रेट ट्रैवलर्स हैं। जो हमने ट्रैवल पढ़ा है उस ट्रैवल टॉपिक के अंदर दे आर ग्रेट ट्रैवलर्स, ये लोग एक खास ट्रैवलर हैं जिनका नाम है दुनिया में, ठीक है। कि ये हमारे देश में आए थे, अलग अलग उद्देश्य से आए थे, कोई बिजनेस पर्पस से आया था, कोई राजा का राजदूत बन के आया था, अलग अलग कामों से लोग आए थे। कई लोग बहुत प्रभावित होते थे तो यहाँ बस जाते थे, यहाँ के कल्चर को अपनाते थे, और कई लोग अपने देश में जाकर के बताते थे, फिर वो आक्रमण करते थे। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिनके कारण ये आते थे। इब्न बतूता जो हैं, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तुगलक, तुगलक का जब शासन था तब ये उस शासनकाल में ये आए थे। ही ओरिजिनली बिलोंग टू मोरक्को, देखिए ये क्वेश्चन इसमें से पूछा गया भी है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोरक्को से। ही ऑल्सो रोट अ बुक, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, रिहाला, जिसका नाम क्या था, रिहाला, इन विच ही गेव अकाउंट अबाउट इंडिया ऑफ दैट पीरियड। इसमें जो इन्होंने बुक लिखी थी
और जिस काल में आए थे, किस काल में आए थे, तुगलक काल में आए थे, उस काल के बारे में इन्होंने जो कुछ उन्होंने देखा, समझा और जाना, उसको उसमें उन्होंने एक विवरण लिख दिया। ठीक है, अपने किताब में लिखा इस बारे में। वाई वॉज इब्न बतूता ट्रेवल इम्पोर्टेंट। अब इब्न बतूता की जो ट्रेवलिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, इब्न बतूता ट्रेवल फ्रॉम ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। कितने साल तक उन्होंने यात्रा की? जो बतूता थे, इब्न बतूता, इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 75,000 माइल्स ओवर 3 कॉन्टिनेंट। मतलब अलग अलग महाद्वीपों पर ये गए, 3 अलग अलग महाद्वीपों पर इन्होंने 30 वर्षों तक यात्रा की। तो ये लॉन्ग टाइम ट्रेवलर में आ जाते हैं। और ये लोग बिल्कुल अलग ही तरह के लोग होते हैं, जो ट्रेवल में इनका बहुत लाइफ जो है वो चला जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है 75,000 मील की लंबी यात्रा इन्होंने की, दूरी तय की, और 3 जो है महाद्वीप इन्होंने घूमे, और 40 से अधिक आधुनिक देशों के माध्यम से इन्होंने ये जानकारी सब जो है वो बटोरी। फिर है कि बतूता वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू उशर इन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। देखिए, ये एक ऐसे अन्वेषक थे, एक ऐसे खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो उस समय में इतनी लंबी दूरी और इतने लंबे टाइम तक जो है वो सफ़र करने वाले व्यक्तियों में से और शुरुआत करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। तो ये बहुत ख़ास हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इसमें है भी, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इब्न बतूता अ ट्रैवलर केम टू इंडिया, द प्लेस ही बिलोंग्स टू, अफगानिस्तान, नेपाल, मोरक्को या मंगोलिया। इब्न बतूता एक यात्री जो भारत से आया है, जिस स्थान से वह संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये आप लोग बताइए, आंसर करिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी आ गया है। तो आपको इसका आंसर करना है। देखते हैं आप लोग कितना एफिशिएंटली याद रखते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। नितेश जी का आंसर आया है ए, नेहा जी का सी, माही जी का सी, अंजलि जी का भी सी है, निधि जी का सी, राजन जी का मोरक्को, दैट इज सी, निधि जी का सी, सीमा जी का सी, तो नितेश जी का ए, और इसका राइट आंसर जो है ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ मोरक्को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मोरक्को, और ये मोरक्को से आए थे। ये हमने अभी पिछले ही स्लाइड में पढ़ा है इसके बारे में, ये कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ों को। अभी आपने तुरंत पढ़ा है और फिर भी गलतियाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको आगे क्लास में याद रखनी है, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको सही आंसर पे टिक कर पाएँ। और कई बार कन्फ्यूज़न होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वियतनामी जो हैं मर्चेंट एंड एडवेंचर मार्को पोलो, जर्नीज अक्रॉस यूरोप एंड एशिया एंड लैंड अप एज अ प्रिजनर इन द पैलेस ऑफ कुबलाई खान। ठीक है, ये कुबलाई खान करके कोई थे, कुबलाई खान, सॉरी, कुबलाई खान, 13th सेंचुरी मंगोलियन एम्परर। वियतनामी ये व्यापारी थे जिनका या एडवेंचरर इनको कहा जा सकता है, जिनका नाम है मार्को पोलो। ये कौन है? मार्को पोलो। कई लोगों ने नाम सुना होगा। यूरोप और एशिया में ये यात्रा करते थे, और 13वीं शताब्दी के मंगोलियाई जो सम्राट थे कुबलकई खान, उनके महल में ये कैदी के रूप में फंस जाते हैं। तो ये क्या होता है कि कई देशों में ये घूमते हैं और एक बार कैदी के रूप में फंस भी जाते हैं।
डिस्क्रिप्शन वॉज वॉट मार्को पोलो सेड अबाउट इंडिया। कुछ डिस्क्रिप्शंस उन्होंने कहा था इंडिया के बारे में। मार्को पोलो डिस्क्राइब एन अम्यूजिंग कस्टम, जो ऑल द पीपल, ये उन्होंने कहा है। हो सकता है कि देखिए आपके पेडागोजी सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग परेशान होते हैं ना पेडागोजी में क्या होगा, तो कुछ घुमा करके क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। देखिए किस तरह से आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है कि ऑल द पीपल ऑफ द सिटी एज वेल एज ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया हैव अ कस्टम ऑफ परपेचुअली कीपिंग इन द माउथ ऑफ अ सर्टेन लीफ कॉल्ड तांबुल या पान। क्या है इसको हिंदी में भी मैं आपको कह के बता रही हूँ कि इस शहर के सभी लोगों के साथ साथ शेष भारत के लोगों के पास एक निश्चित पत्ते को मुंह में रखने की प्रथा है, जिसे टेम्बुल या पान कहा जाता है। कंटिन्यूसली च्यूइंग इट एंड स्पिटिंग आउट द सलाइवा दैट इट एक्साइटेड। इसे लगातार चबाना और लार को थूकना यह उत्तेजित करता है, मतलब एक्साइट्स करता है उनको कि ये क्या कर रहे हैं। उन लोग खा भी रहे हैं और उसको स्पिटिंग भी कर रहे हैं, थूक भी रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन में आपको दे सकता है लिखा हुआ, और ये पूछा जा सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये अम्यूजिंग कस्टम जो है, ये किसने भारत के बारे में कही थी। इसमें कुछ आपके ट्रेवलर्स के नाम दे दिए जाएंगे, और ट्रेवलर के नाम जब आप देखेंगे तो उसमें आपको टिक किस पे करना है कि मार्को पोलो। तो ये पान के बारे में किसने कहा था, मार्को पोलो ने। तो ये एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपका। ठीक है, तो घुमा करके क्वेश्चन को इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अंजना कुमारी जी कह रही हैं टेलीग्राम में कैसे जोड़ेंगे आपको। मुझे नहीं जोड़ना है, आपको जुड़ना है टेलीग्राम में। और जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक शो हो जाएगी वहाँ पे। बस आप लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारे ग्रुप में आप आ जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना हमारा, कभी कभी हम फ्रेंड्स का ग्रुप बनाते हैं, बस उसी तरह से टेलीग्राम का ग्रुप होगा जिसमें आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको भी दिक्कत आ रही है वो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के जाएंगे हमारे, और हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ आपको जैसे गूगल मीट जिस दिन भी आपकी होनी है तो उसमें आपको गूगल मीट की भी लिंक मिलेगी, आप क्लिक करके गूगल मीट में आ जाइएगा। तो इस तरह से हमने लास्ट वीक गूगल मीट भी किया था, कई बच्चे उसमें आए भी थे। तो इस तरह से आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ग्रुप में जुड़ते हैं। कोई भी आपको पैसा खर्च नहीं होने वाला, ये आप ध्यान रखिए। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतना अच्छा ऑफर आपको हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है कि मार्को पोलो जो है इन्होंने ही पान के बारे में कहा था इंडियंस के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वास्को डिगामा। इसका भी आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बचपने से हम पढ़ते आ रहे हैं और स्कूल में ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसलिए नो डाउट कि हमारे कोर्स में है या नहीं, तो ये हमने स्कूल में पढ़ा ही है। और वास्को डिगामा जो थे ये पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगाल से आए थे। पोर्टुगीज़ कहा जाता है इंग्लिश में और पुर्तगाली हिंदी में कहा जाता है। तो वास्को द गामा पोर्टुगीज ट्रेवलर केम टू इंडिया इन 1498 वाया अ सी रूट। ये बहुत खास बात है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये है पुर्तगाल। ठीक है, इसलिए मैंने मैप भी शो किया है ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। कई लोगों को थोड़ा क्लास लेंदी लगता है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए, लेकिन मैं जिस चीज़ को फॉलो करती हूँ अपने लाइफ में और आपको भी यही बताती हूँ, शॉर्टकट की कोशिश ज़्यादा मत करिए, टॉपिक को अच्छे से समझिए। आगे हमको फिर एमसीक्यू ही करना है और बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेते ही रहेंगे, है ना, क्योंकि हम आगे डीप में और जाएंगे। लेकिन ऊपर से आपको टॉपिक को समझना है कि उसमें है क्या क्या चीज़ें। फिर हमको जो लगेगा कि हाँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये तो आपको बेसिकली इतना मालूम होना ही होना चाहिए, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद देखिए ये आपका पुर्तगाल हो गया और ये हमारा हो गया इंडिया। ठीक है, और इंडिया का ये नीचे वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, मतलब साउथ एरिया, सदर्न एरिया। ठीक है, और ये आपका है कालीकट करके, यहाँ पे नीचे में आपका कालीकट वो है बंदरगाह है एक वहाँ पे। ठीक है, साउथ में। तो अब देखेंगे हम लोग कि क्या बोल रहा है। जो वास्को डिगामा थे वो पुर्तगाली जो थे, पोर्टुगीज़
ट्रेवलर थे। ठीक है, ये एक पुर्तगाली यात्री थे और ये कब आए थे? 1498 में आए थे सी रूट से। सी रूट आपने देख ही लिया है, ब्लैक लाइन से शो कर रहा है कि पुर्तगाल से भारत आए थे। ये देखिए आप यहाँ से, ये अगर होगा सॉरी, यहाँ से अगर सीधे ऐसे आते हैं तो थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, तो लैंड रूट से भी आ सकते थे, बट इन्होंने क्या किया है, सी रूट जो है वो अपनाया है ना। तो सी रूट में देखिए ज़्यादा लंबा भी पड़ रहा है और लैंड जो रूट है वो आपका काफ़ी छोटा पड़ता, जिसके थ्रू वो भारत आ सकते थे, बट इन्होंने क्या किया, सी रूट अपनाया। तो कई लोग ऐसे सी रूट से भी आते थे व्यापार करने के उद्देश्य से, एडवेंचर करने के उद्देश्य से। तो वो आए कहाँ, ही लैंडेड एट कालीकट, जो मैंने आपको बताया कि ये सदर्न एरिया में पड़ता है, दक्षिणी भाग में पड़ता है। व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड द सेकेंड टाइम इन कालीकट, इट वाज नॉट फॉर ट्रेड। पहले तो वो ट्रेडिंग के लिए आए, फर्स्ट टाइम जब आए तो वो ट्रेडिंग के लिए आए, मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से आए। लेकिन जब दोबारा वो आए तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए। ही वॉन्टेड टू रिवेंज फॉर द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द अर्लियर एक्सपेंडिशन, मतलब पहले उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके लिए पहले अभियान में, कि उसका बदला लेने के लिए वो दोबारा आए। तो ऐसा भी होता था कई बार, एक बार कोई आता था व्यापारी बन के, वो सारा कुछ देख लेता था कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ से देश में घुसा जा सकता है, ये थोड़ा कमज़ोर एरिया है, यहाँ से जो है हमला किया जा सकता है, देख करके बहुत अच्छा इंसान बन के घूम के चला जाते थे व्यापारी बन के, और दोबारा क्या करते थे, कई बार इंडिया पे अटैक कर देते थे। तो ऐसे लोग भी थे। तो ये किसी बात का बदला लेने के लिए दोबारा आए। ऑन October 30th 1502 वास्को डिगामा लैंडेड इन कालीकट। दोबारा से जब वो आए तो इस डेट पर आए, मतलब पहले 1498 में आए थे और दोबारा जो आए वो 1502 में आए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो दो बार कब कब आए। इसमें आपके 2-3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें ये दोनों ऑप्शंस आपके रहेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना है कि कौन सा ट्रेवलर कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वास्को डिगामा जो है दूसरी बार जो है मलाबार तट के कालीकट में उतरा, वहीं से वो आया। इस बार वह किस लिए आया था, युद्ध करने के उद्देश्य से आया था। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे देश में जो है युद्ध करने के उद्देश्य से भी आए थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। और देखिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, कई टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए टेलीग्राम में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, हमारा जो क्लास चलती है उसमें डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहाँ जा कर के हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, हमारे ग्रुप में आप इजीली ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे फिलअप फॉर्म को, वीडियोज़ में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस दोनों जगह आपको, वीडियोज़ में आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की मिक्स रहेंगी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरी सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपकी फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक की जो भी वीडियो अपडेटेड है वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए क्लास पूरा करें। हाँ हाँ जी, सुनील जी का कहना बिल्कुल सही है कि मतलब क्लास आपको पूरा करना चाहिए। यस, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि कई बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। मैं लाइक के लिए आप लोगों को क्यों कहती हूँ, वो सिर्फ मेरे मोटिवेशन के लिए होता है ना। आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे एक लगता है कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं लाइक करने के लिए कहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा अपना पर्सनल, क्या बोलूँ, वो स्वार्थ है मेरा अपना, कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक करते हैं। लेकिन उसमें भी आपके कोई खर्च नहीं होते हैं, बस ये पता चलता है कि मेरे बच्चे जो है मुझे पसंद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, मैं आपको लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए भी कहती हूँ। बीच बीच में आप लोग आते हैं चले जाते हैं, इसमें क्या होता है कि वीडियो में कब कौन सी जगह में मैं क्या कह रही हूँ, ये ऐसा कोई वो तो नहीं है कि भाई वीडियो के शुरू में मैं आप लोगों को इस बारे में बता रही हूँ तो लास्ट में भी एक बार मैं कई बार क्लियर करती हूँ। और कई बार लोग निकल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पूछते हैं कि मैडम ये क्या हुआ, जबकि मैं थोड़ी देर पहले ही उस चीज़ को बता चुकी होती हूँ। तो वो डबल डबल मुझे कई बार बताना पड़ता है, टाइम भी ख़राब होता है। बट आप लोग कोशिश करिए कि अगर आप जुड़े हैं तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। कोई भी ये चीज़ आपको जो बताई जा रही है उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिए। देखिए पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस आप रखिए। मैं भी तो आप लोगों के साथ 1 घंटा बैठ रही हूँ, पेशेंस के साथ बैठती हूँ, आपको एक एक चीज़ पढ़ाती हूँ। तो आप भी जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे आप कैसे समझेंगे।
आपको साथ साथ याद रखनी है ये चीज़ें। उसके बाद जब हम एमसीक्यू करेंगे तो मैं आप लोग को याद दिलाऊंगी कि हाँ हमने टॉपिक में ये किया था और ये पढ़ा था, उसके साथ साथ ये चीज़ें और थी। तो ऐसे ढंग से जब हम रिकनेक्ट करेंगे ना तो वो चीज़ें हमें याद रहेंगी। हमारा मेन फोकस ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें एग्ज़ाम के लिए याद रहें। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। देखिए मैं इतने सारे पिक्चर्स क्यों ऐड करती हूँ, इसीलिए कि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहें। पिक्चर के थ्रू हम बहुत चीज़ें याद रखते हैं, बुक में पिक्चर्स इसीलिए दी हुई होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को याद रख पाएँ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल, और कल ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। नेटवर्क इशू की वजह से क्लास प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ मैम। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू अगर आपको हो रहा है माही जी, तो इसका भी सोल्यूशन ये है कि आप वीडियो जो है ना, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी जो लाइव सेशन है इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी, किसी कारण से आपको कभी बाहर जाना पड़ रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू हो रहा है, तो आप बाद में वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है। तो एवरीडे कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम सेम टाइम पे अवेलेबल होते हैं, कुछ काम भी होते हैं घर में, तो इसलिए आप क्या करिए कि वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। मेरा मोटो ये है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों तक सही ढंग से पहुँच पाए, आप लोगों के वो काम आए, और कोई भी चीज़ें हमारी छूटे ना। भले हम एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ पढ़ लें, लेकिन कोई चीज़ हमारी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और कल हम मिलते हैं क्लास में, और फिर बाकी की जो हमारी डिस्कशन है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।